नमस्कार बच्चों, शाही कलम विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मनी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के मैंने आपको तरीके बताए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हमारा अगला चैप्टर है मनी। ठीक है, मनी क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो हमारा क्या सेट कर रही है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है। किस चीज का? कुछ भी चीज परचेज करने का, कुछ भी चीज सेल करने का, किसी भी वैल्यू को का स्टैंडर्ड सेट कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर रही है। इसको हम डेफिनेशन से देखें तो क्या है? मनी एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी चीज का एक मीडियम सेट कर रही है, कुछ भी एक्सचेंज का। क्या कर रही है? वो वैल्यू को मेजर कर रही है, वैल्यू को क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। हम एक मनी को स्टोर करके रख सकते हैं ना, हम अपने जो नोट्स होते हैं, कॉइन होते हैं, उनको वॉलेट में रखते हैं, हम बैंक में सबमिट करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है? एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है डेफर्ड पेमेंट का। बेटा डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? डेफर्ड पेमेंट एक रेगुलर पेमेंट होती है जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती है, जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जो चेंज नहीं होता है। होता है चेंज, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता, बट फ्यूचर में एक रेगुलर पेमेंट जो करनी होती है उसको हम डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा मनी हमने समझ लिया मनी क्या होता है। अब हमारा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? आपको पता होगा, बार्टर सिस्टम में होता है हमारा कि एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना। ये हमारा पहले चलता था जब मनी नहीं थी। तो पहले लोग क्या करते थे? अगर किसी को चावल चाहिए तो उसके बदले गेहूं देते थे, चावल लेते थे। या किसी को कुछ भी बर्तन चाहिए तो बर्तन के बदले जो इस चीज का उनका काम है, जैसे मटके के घड़े का हो गया तो उन्होंने घड़े दे दिए, उसके बदले प्लेट्स ले ली। ऐसे करके हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता था, उसको ही हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर एक्सचेंज रेफर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। हम गुड्स के बदले में क्या ले रहे हैं? गुड्स ले रहे हैं। इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। जहां डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। हम इसको हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं। C2C क्या हो गया? कस्टमर टू कस्टमर इकोनॉमी हो गई। ठीक है, बार्टर इकोनॉमी हो गया जहां पे सारी गुड्स क्या हो रहे हैं? दूसरे गुड्स के बदले में ही मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मनी नहीं आई थी तो उससे पहले लोग कैसे एक्सचेंज करते थे। ठीक है, इसकी आपको फंक्शंस या इंपॉर्टेंस इतने नहीं आएंगे, लिमिटेशंस आएंगी इसकी एग्जाम में। क्या क्या लिमिटेशंस है? ठीक है, इसकी बहुत सी लिमिटेशंस है और प्रॉपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आपका पेपर में कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को बताइए। फर्स्ट है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? ठीक है, मान लो आपको चाहिए चप्पल चाहिए आपको, ठीक है, और सामने वाले के पास क्या है? चप्पल है, मगर आपके पास उसके बदले में देने के लिए जो चीज है ना, उस सामने वाले को नहीं चाहिए। आपका काम है, आपका मान लो चावल का गोडाउन है आपका, सामने वाले के पास चप्पल का गोडाउन है। आपको चप्पल चाहिए मगर सामने वाले को चावल नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या आप उसके साथ डील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, उसको चावल चाहिए ही नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है? डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। जब आपको चप्पल की नीड है तो सामने वाले को भी चावल की नीड होनी चाहिए। इसी को हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ये नहीं हो पाता है, काफी टाइम ये नहीं हो पाता है। कोई बंदा कितना ही चावल लेगा, अब मान लो उसके पास 4 बंदे चले गए चावल लेने वाले, वो चावल देने वाले, और चारों को चप्पल चाहिए, तो 4 कट्टे चावल का क्या करेगा? नहीं कर सकता। और ये हमने पहले क्या पढ़ा? मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। चावल कितना स्टोर करके रख लेगा? चावल इतना स्टोर करके नहीं रख सकता ना। तो हमारा क्या हो गया? अंडर बार्टर इट इज एसेंशियल दैट द वांट्स ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन, जो दोनों पर्सन की वांट्स हैं वो सेम होने चाहिए, शुड अराइज ऑल द सेम टाइम। इफ सच डबल कोइंसिडेंस डज नॉट टेक प्लेस, डबल कोइंसिडेंस काफी बार नहीं हो पाता है, एक्सचेंज कैन नॉट बी मेटेरियलाइज्ड, फिर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब हमारा अगला क्या है? लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब मान लो हमारा वही रहते हैं हम चप्पल और चावल पे। आपको एक चप्पल चाहिए, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं, मेरी बोरी पे, जो मेरी चावल की बोरी है उसकी वैल्यू इतनी है कि उसमें 3-4 जोड़ी चप्पल आएगी। ठीक है, वो बोल रहा है नहीं, मेरी चप्पल की वैल्यू, मैं अपने चप्पल की वैल्यू के बदले में 2 ही जोड़ी, आपके बोरी के बदले में 2 जोड़ी चप्पल ही दे सकता हूं। ठीक है, तो क्या हम चावल की वैल्यू भी ढंग से मेजर नहीं कर पाए, ना हम चप्पल की वैल्यू को ढंग से मेजर कर पा रहे हैं। तो हम मनी क्या करती है? हमारी मनी बताया था वैल्यू को मेजर करती है, मगर बार्टर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? वो वैल्यू मेजर नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्या है? अंडर द बार्टर सिस्टम देयर वाज नॉट एनी कॉमन यूनिट ऑफ मेजर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। 2 डिफरेंट गुड्स को वैल्यू करने के लिए कोई भी मेजर यूनिट नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया चावल के कट्टों को संभाल के नहीं रखा जा सकता। ठीक है, वो मान लो चावल का कट्टा है, चावल के कट्टे को संभाल के कहाँ रखेगा? मान लो गेहूं है, आटा है,
ठीक है। तो पहले के टाइम पे जानवर भी ऐसे ही खुले में घूमते रहते थे, वो हो गए चूहे वगैरह भी बहुत होते थे, तो कोई भी स्टोर करके वैल्यू नहीं रख सकता है। तो यही है, पैसों को स्टोर करके रख सकते हो ना, वॉलेट में रख लिए, बैंक में डिपॉजिट करा दिए, मगर क्या गेहूं का कट्टा ले जाके बैंक में डिपॉजिट कराते थे? पहले के टाइम पे तो बैंक्स भी नहीं होते थे, ठीक है, वेयर हाउस भी होते थे, तो कितने ही गेहूं को स्टोर कर लोगे बेटा, ठीक है। तो क्या है, स्टोरिंग द वैल्यू, हम जो हमारी उस चीज है उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मैंने आपको बता दिया, एक रेगुलर पेमेंट होती है जो हमारे को एक इंटरवल के बाद देनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ सैलरी। तो वो भी हम एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पा रहे थे कि हम बाद में कितना दे, अभी उस चीज की वैल्यू कुछ और है, बाद में उस चीज की वैल्यू कुछ और है, हम कैसे सेट कर देंगे कि आपको 12 महीने काम करना है तो 12 महीने चावल के कट्टे देते रहेंगे, कहाँ स्टोर करके रखोगे, आपको जरूरत ही ना हो, ठीक है। तो 12 महीने तो आप चावल के कट्टे पे काम नहीं कर सकते ना। तो ये डेफर्ड पेमेंट, क्या डेफर्ड पेमेंट आर दोज व्हिच हैव टू बी मेड एट रेगुलर टाइम, एक रेगुलर टाइम पे मिलती है, एक इंटरवल पे, जैसे सैलरी इन फ्यूचर में मिलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लाइक सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। अंडर द बार्टर देयर वाज नो स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर पा रहे थे कि इस महीने के काम का आपको कितना देंगे। तो यही भी क्या था, लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से मनी को लाना पड़ा था, ठीक है। अब हमारे फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये सब आपको मैं डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप कुछ भी लेने जाते हैं, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कपड़े हो गए, जूते चप्पल, घर का राशन, कुछ भी लेने जा रहे हैं तो आप उसको क्या दे सकते हैं, फोन, उसको मनी दे सकते हैं, कॉइन्स दे सकते हैं, रुपीस दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है, हम एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, वो हमें जूते दे रहे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हो रहा है। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन हुआ, मेन काम ही इसी लिए आया था ये, ठीक है। क्या हो गया, मनी इज जनरली एक्सेप्टेड, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, एक्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू कैरी आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या करने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए मार्केट में। मनी हैज रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा इसने, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, बिकॉज इट्स एक्सेप्टेबली, क्या है, कहीं भी एक्सेप्टेबल हो जाती है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम मनी से किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। हमें पता है फोन 10,000 रुपए का, तो हमें 10,000 रुपए लेकर जाने पड़ेंगे। पहले के समय पे हम जूते के बदले चावल दे रहे थे, जैसे एग्जांपल था, तो हम कितने चावल दें, कोई मेजरमेंट की नहीं था ना। इसी तरीके से यहाँ क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हमें पता है हमें फोन चाहिए तो 10,000 लेके जाना है, जूते चाहिए तो 2,000, 1,000, 200, 300, कितने भी लेके जानी है। एक वैल्यू हमारे मेजर करने का तरीका है हमारे पास, क्या, मनी। तो वही इसका मेन फंक्शन हुआ। फिर मनी एक्ट एज अ यार्डस्टिक ऑन विच द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर, हम जिससे किसकी गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर पा रहे हैं। दिस नॉट ओनली हेल्प एक्सचेंज, कह रही है खाली एक्सचेंज के लिए ही यूज नहीं होती है, ये कंपैरिजन के लिए भी यूज हो रही है, किसको, वैल्यू ऑफ गुड्स की, किस गुड्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अंटिल द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड, कह रहे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ये मनी का, क्या, वैल्यू को डिटरमाइन करना कि किस चीज की वैल्यू कितनी है। अब हम सेकेंडरी फंक्शन में जाते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी में हमारे दो आए, अब सेकेंडरी में दो आ रहे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं थ्रू द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ गुड्स, बट मनी इज द मोस्ट इजी एंड कन्वीनियंट वे टू स्टोरिंग द वैल्यू। पहले हम क्या स्टोर कर रहे थे, हम क्या स्टोर कर रहे थे, चावल के कट्टे, गेहूं, ये सब स्टोर कर रहे थे। अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या, मनी को स्टोर कर रहे हैं, जो हम इजिली स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हमें पता है डेफर्ड पेमेंट का भी एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे सैलरी, रेंट वगैरह देना था तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, ठीक है। ऑल द डेफर्ड पेमेंट लाइक सैलरी, रेंट एक्सेट्रा कैन बी डिटरमाइंड इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, आपको सैलरी मिलेगी तो 10,000 रुपए हर महीने मिलेगी, 15,000 रुपए हर महीने मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन में कौन सी करेंसी होती है, जिसे आरबीआई ने पावर दे रखी है कि आप सर्कुलेट होंगे, जिसे एज अ लीगल टेंडर मिल रखा है, ठीक है। लीगल टेंडर क्या होता है, किसी भी मनी को लीगल टेंडर मिलता है। जैसे हमारे पहले 1,000 के नोट बंद हुए, 2,000 के नोट बंद हुए, ठीक है, 1,000 और 2,000 के नोट बंद हुए थे, तो क्या हुआ था, उनका लीगल टेंडर खत्म हो गया था। तो जो चीज सर्कुलेट में है, करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्लूड कोई भी कॉइन्स, गवर्नमेंट नोट्स एंड बैंक नोट्स एंड बिल्स दैट सर्कुलेट इन द इकोनॉमी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास है, सर्कुलेशन में है,
नोट्स हमारे, वो क्या हो गए, करेंसी इन सर्कुलेशन। डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट, आप कोई भी डिपॉजिट बैंक के अंदर भरते हैं, कोई भी पैसा बैंक में देते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, हम कभी भी हमारे को नीड होती है तो एटीएम डाल के निकाल सकते हैं, आप तो यूपीआई चल गया तो यूपीआई से भी निकाल सकते हैं, तो हमारी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट उसी को कहते हैं, जो हम कभी भी डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दोज आर द अमाउंट हेल्ड इन द अकाउंट, हमारे अकाउंट में होता है, इन विच पेमेंट आर पेबल थ्रू द चेक्स, हम चेक से दे सकते हैं विद कमर्शियल बैंक, दिस इज कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट, जो हम कभी भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। और कहाँ डिपॉजिट करते हैं, हम इसको कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, हम ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे बेटा इसके अंदर मेन आता है मनी सप्लाई निकालने के तरीके। मनी सप्लाई निकालने के कितने तरीके होते हैं, 4, M1, M2, M3 और M4। हम पहले इनके फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, हमारा M1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, करेंसी विद पब्लिक, कितनी करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कितना डिमांड डिपॉजिट है हमारा बैंक के पास, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, कितना डिपॉजिट आरबीआई के पास है। हमारे M1 के 3 कंपोनेंट कितने हो गए, कितनी करेंसी पब्लिक के पास है, कितना डिमांड डिपॉजिट है, और अदर डिपॉजिट किसके पास है, आरबीआई के पास। तो अब इसको हम क्वेश्चन से भी देखते हैं। तो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक कितना हो गया, 84,000। अगला डिमांड डिपॉजिट विद बैंक हमारा हो गया 68,000। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 3612, मतलब हमें 1, 2 और 3 को ऐड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, M1। अब हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है, M2। M2 में क्या आता है, M1 तो आता ही आता है, M1 के अंदर क्या क्या आया, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसके साथ हमारा M1 के अंदर ऐड होगा सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। कितना सेविंग डिपॉजिट है किसके पास, सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास, ठीक है, याद रखना आपको बेटा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। तो M1 हमारा कितना आया था, 155,612, तो इसके अंदर हमारे को क्या ऐड करना है, पोस्ट ऑफिस वाला, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 5528, तो हमारा इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया M2। अब M3 पे आते हैं। M3 का फॉर्मूला क्या है, M3 के लिए हम वापस से M1 में ऐड करेंगे, बट अब की बार M1 में ये ऐड नहीं करना, M1 में क्या ऐड करना है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। हमारा इसके अंदर नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ गया, कितना आ गया, 200,555, तो हम इसमें ऐड कर दिया 200,555, तो ये हमारा आ गया M3। अब हमारा आ रहा है, अब हम किस पे आ रहे हैं बेटा, M4 पे, ठीक है। M4 के लिए क्या होता है, हमारे M1 के लिए क्या ऐड कर रहे थे, हम 3 चीजें ऐड कर रहे थे, करेंसी कितनी सर्कुलेशन में है, कितना डिमांड डिपॉजिट है, और आरबीआई के पास कितना है। M2 में हमारा क्या ऐड हो रहा था, M1 के तीनों कंपोनेंट प्लस सेविंग किसके पास, पोस्ट बैंक के पास, ठीक है। M3 में भी M1 के तीनों कंपोनेंट और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब M4 के अंदर हमारा क्या आ रहा है, M4 इज इक्वल टू M3 ऐड होगा बेटा इसमें। M3 के अंदर क्या ऐड करना है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर नहीं, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये कंपोनेंट अलग आएगा, वो कंपोनेंट अलग आएगा। हम पहले M3 ले रहे हैं, M3 हमारा कितना था, 356,167। उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट होगा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, कितनी टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है। हमारी टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ गया 22500, तो ये हमारा क्या आ गया, M4, ठीक है। हमारे चारों कंपोनेंट हो गए M1, M2, M3 और M4। बेटा याद कर लेना, 2 से 4 मार्क्स के बीच में आपको ये पूछा जा सकता है। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, बैंकिंग चैप्टर में। नमस्कार बच्चों।